बच्चों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड पर जब हेलोजन लगा होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, बेसिकली उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है हम लोगों को। देखो, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब क्योंकि एरोमेटिक रिंग्स पे पाई डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती हैं। और हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा ही था कि हमारे 5 प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, हेलोजन पे प्लस, एल्काइल पे प्लस, एसाइल पे प्लस, NO2 प्लस और SO3। हमने इन 5 प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करना सीखा था। तो यही 5 प्रकार की रिएक्शन हमें अब हेलो एल्केन्स के लिए पढ़नी है। कैसे कैसे देखिए, अगर क्लोरोबेंजीन पे हम लोग क्लोरीन डाल दें FeCl3 के साथ डार्क में, तो Cl प्लस बनेगा। वो कहाँ आएगा? ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। और ये बात हम सीख ही चुके थे कि इन जनरल पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, तो इसलिए पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा मेजर। ठीक है। सिमिलरली अगर इस पर हम डाल दें कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो इन दोनों के मिक्सचर किससे क्या प्रोड्यूस होगा? NO2 प्लस। तो NO2 हमारा ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा, पैरा वाला क्या होगा? मेजर। ठीक है। तो इस पे हम क्या डाल दें अगर कॉन्क H2SO4, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? SO3। वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर आ रहेगा, है ना। और पैरा वाला क्या होगा? मेजर। ठीक। इस पे डाल दें हम लोग CH3Cl, साथ में एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 Cl खींच लेगा CH3Cl से, CH3 प्लस बनेगा। वो कहाँ रहेगा? ऑर्थो पे या पैरा पे। वैसे CH3 प्रॉपर प्लस नहीं बनेगा, बट आप मान सकते हो कि CH3 प्लस बना, वो ऑर्थो और या पैरा पोजिशन पर रहेगा। सिमिलरली CH3COCl पे हम क्या डाल दें? एनहाइड्रस AlCl3, है ना। तो CH3CO प्लस बनेगा, जो ऑर्थो और पैरा पे रहेगा। तो इन इलेक्ट्रोफाइल्स के जनरेशन हमने 11वीं क्लास में सीखे थे और हमने इनके सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़े थे। तो ये पहली रिएक्शन कहलाती है हेलोजिनेशन, दूसरी कहलाती है नाइट्रेशन, तीसरी कहलाती है सल्फोनेशन, फोर्थ कहलाती है फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिफ्थ वाली कहलाती है फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन हमारे लिए नई नहीं है, हम इनको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो देखिए क्योंकि बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल्स को ही अट्रैक्ट करती है। इन जनरल अगर बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल्स डाले जाएं तो ये न्यूक्लियोफाइल्स ऐड करना पसंद नहीं करती। इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन रेजोनेंस की वजह से अपनी ऑर्थो, पैरा और दूसरी वाली ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आता है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग काफ़ी रिच होती है। ठीक है। हाँ, 1% अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ठीक है, बट फिर भी ये इतना इलेक्ट्रॉन रिच है कि क्लोरोबेंजीन नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करती। और आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करती, तब क्या बोलोगे? एक आप बोलोगे कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। Cl को सब्स्टिट्यूट कर पाना किसी न्यूक्लियोफाइल के लिए, कोई देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो Cl को ही तो सब्स्टिट्यूट करेगा, Cl नेगेटिव को। Cl नेगेटिव की जगह आएगा न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर पाना किसी न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Cl और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप समझ रहे हो? तो या सॉरी, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पहले Cl को हटना पड़ेगा, Cl हटेगा तो बेंजीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं। ठीक है, इसलिए Cl लीव करता नहीं। ठीक है। तीसरी बात, ये जो हमारा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन रिंग वाला। नॉर्मली तो sp3 होता है हेलो एल्केन्स में, बट यहाँ पे कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये अपने बॉन्ड ये कार्बन अपने बॉन्ड पेयर्स को जो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो ये उस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेके जाने नहीं देगा, तो इस वजह से भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। तो आपसे कोई पूछे कि हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देती, तो आपको ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है। हाँ, बट इस बात पे ध्यान दीजिए, हाउएवर हेलोएरीन्स कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन if they have electron withdrawing group like NO2 at their ortho और पैरा पोजिशन। मतलब क्लोरीन के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देती हैं। क्यों, समझते हैं इस बात को। उससे पहले आप ये समझिए कि अगर दोनों ऑर्थो और पैरा पे हो तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन गर्म पानी से ही काम चल जाएगा। अगर एक ऑर्थो और पैरा पे है तो हमें डाइल्यूट NaOH डालना पड़ेगा Cl की जगह OH लाने के लिए। सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे है तो एक्वस NaOH, डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा पानी, एक्वस मतलब ठीक ठाक पानी, ठीक है, तो भी Cl की जगह OH आ जाएगा। तो हमने क्या समझा, एक बात हमने ये समझी कि इन जनरल क्लोरोबेंजीन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करती, बट हाँ अगर इनकी ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगी, Cl की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। और अगर तीनों ही पोजीशंस पे हैं, दोनों ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करना काफ़ी आसान होगा एज कम्पेयर टू 2 जगह हो, एज कम्पेयर टू 1 जगह हो, ठीक है। और ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉर्मल हेलोएरीन या एलाइलिक Cl सब्स्टिट्यूट, विनाइलिक Cl सब्स्टिट्यूट नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कार्बन और Cl के बीच, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात समझते हैं कि अच्छा एक बात पहले ये और समझो कि सिंपल क्लोरोबेंजीन से अगर आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है तो ये पॉसिबल है। कैसे, आप इस पर क्या डाल दो, क्लोरोबेंजीन पे आप एक्वस NaOH डाल दो 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेयर पे, मतलब टेम्परेचर भी हाई रखो, प्रेशर भी हाई रखो, तो आप Cl की जगह ONA ला सकते हो, है ना। फिर आप इस पर डाइल्यूट एसिड डाल के ONA का OH कर सकते हो। ये सॉल्ट है ना एक, तो इस पर अगर आप डाइल्यूट एसिड डाल दोगे क्या बन जाएगा, फिनॉल। बात समझ रहे हो। तो Cl की जगह OH लाया जा सकता है, बट हमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ेगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉ प्रोसेस, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेगा। और ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करती है, गोज वाया बेंजाइन फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के दौरान बेंजाइन बनता है। बेंजाइन क्या होता है, बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो होता क्या है, क्लोरीन पहले क्लोरोबेंजीन हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से HCl लूज करता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, वहाँ OH अटैक करके ये बनाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे नेगेटिव बना दो आप, यहाँ पे H की जगह नेगेटिव कर दो, फिर एसिड डालने पे यहाँ पे क्या रहेगा, OH, ठीक। तो हमने इस बात को समझा कि क्लोरोबेंजीन वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगी, मतलब वैसे तो Cl की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, बट हाँ उसके अगर ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, बट क्लोरोबेंजीन पे ही अगर हम लोग हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे NaOH डाल दें तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और रिएक्शन कहलाएगी डॉ प्रोसेस, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई नो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑब्जर्व्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशन। मतलब कि मैंने जो ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे हो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और मेटा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऐसा क्यों नहीं होता। हमें इस बात को समझना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसकी सपोज पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या, ये अपनी ऑर्थो और अपनी पैरा पोजिशन पे रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। ये नाइट्रो ग्रुप अपने ऑर्थो और अपने पैरा पोजिशन पे रेजोनेंस की वजह से
पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, है ना। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से OH वहाँ अट्रैक्ट होगा और अटैक कर सकता है, ठीक। तो OH का अटैक अगर होगा तो मॉलिक्यूल तो पहले स्टेबल था, एक नेगेटिव चार्ज अटैक कर रही है, मॉलिक्यूल पे करेगा नेगेटिव चार्ज, तो चीज़ स्पीशीज़ क्या बनेगी हमारी अनस्टेबल, जो ऑल्दो रेजोनेंस थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, बट स्पीशीज़ कैसी बनेंगी अनस्टेबल, है ना। तो इसलिए क्योंकि स्टेबल चीज़ से क्या बन रही है अनस्टेबल चीज़, तो ये प्रोसेस कैसा होगा बहुत स्लो, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ये स्टेप कैसा है स्लो स्टेप, ठीक है। फिर यहाँ पर जो नेगेटिव आया अटैक की वजह से, वो रेजोनेंस की वजह से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कंबाइनली ऐसे लिख देते हैं। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज आया ये यहाँ Cl ये यहाँ अटैक करेगा और Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव बन के निकल जाएगा। ये स्टेप कैसा होगा फास्ट, क्योंकि अनस्टेबल से क्या हो रहा है रिएक्शन क्या हो रहा है हमारा स्टेबल। अब आप समझ रहे हो। तो हुआ क्या, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से उस नाइट्रो ग्रुप ने अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन को पॉजिटिव करा, तो मतलब कि Cl वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से OH का अटैक हो गया। ये OH का अटैक एक स्लो स्टेप होगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल से क्या हो रहा है अनस्टेबल, ठीक है। और फिर जब वापस निकलने की बारी आएगी तो Cl और OH में से Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप मतलब Cl नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है OH नेगेटिव से, तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। सेम ही चीज़ ऑर्थो के लिए होगी, या खुद से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात करें मेटा पोजीशन की, तो जब नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे है तो अब ये अपनी ऑर्थो पैरा को क्या करेगा नेगेटिव, तो इसकी अब ऑर्थो पैरा और पैरा पोजीशन कौन सी है इस नाइट्रो के लिए, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है। तो ये Cl वाले कार्बन को पॉजिटिव करेगा ही नहीं, जब ये Cl वाले कार्बन को पॉजिटिव करेगा नहीं तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बात समझ रहे हो, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो आपसे कोई पूछे कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोविटाइन ग्रुप है तो हेलो एरीन्स सब्स्टिट्यूशन शो क्यों नहीं करते, तो आप बोलोगे अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है हमारा या Cl लगा हुआ है उस कार्बन में डेल्टा प्लस आएगा ही नहीं, तो वहाँ OH अटैक करेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं ये तो क्या थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली और हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली। अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, हेलो एरीन्स की मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होगी। तो किसी बेंजीन पे हैलोजन लगा हुआ है, आप उस पर सोडियम डाल दो, ठीक है, साथ में RH डाल दो, तो बेंजीन और R ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा बेंजीन पे R आ जाएगा। ये रिएक्शन कहलाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। हम 11वीं क्लास में इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन समझते हैं। अगर हेलो एरीन की हेलो एरीन से ही रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा एरीन एरीन बेसिकली डाइफिनाइल, और ये रिएक्शन कहलाएगी हमारी फिटिक रिएक्शन, है ना। ये भी हमने 11वीं में पढ़ रखी है। ये रिएक्शन नहीं है हमारे लिए। अगर आइडोबेंजीन पे कॉपर डाल दें, ठीक है, तो भी बिल्कुल फिटिक जैसी रिएक्शन होती है, डाइफिनाइल बनता है, ठीक। और इसके अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोविटाइन ग्रुप लगा हुआ है तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोविटाइन ग्रुप वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आयोडोबेंजीन के लिए है। अगर आप चाहते हो कि क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन ली जाए तो वो ये रिएक्शन तभी शो करेंगी जब उनके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या हो कोई इलेक्ट्रोविटाइन ग्रुप, अदरवाइज आयोडोबेंजीन तो बिना उसके भी शो कर देगी, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये जो स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने हेलो एरीन्स के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उनकी रिएक्शन पढ़ी थी विद मेटल्स, ठीक है। जिसमें कि हेलो एरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने जो कुछ पढ़ा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। अगर अब बात की जाए केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके हमारे हैलोजन को हटा देगा, ठीक है, जिसका एक सिंपल सा जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है कि न्यूक्लियोफाइल आया, वो R से जुड़ गया और X हमारा निकल गया, ठीक। तो उसके जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं वो ये बहुत सारे हैं।
इन्हें आप याद करना बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए किसी भी अल्काइल हैलाइड पे अगर एक्वस KOH डाल दें तो एक्स की जगह क्या रहेगा, OH। एक्वस KOH, ध्यान रखिएगा, एक्वस बेस डाल रहे हैं हम लोग तो Cl की जगह क्या रहेगा, OH। ऐसे ही एक्वस NaSH डाल दें, ठीक है, तो X की जगह क्या रहेगा, SH। जैसा O वैसा H, है ना, जैसा O वैसा ही S, दोनों सेम ग्रुप के, एक ही बात है ना, ठीक है। इस पर अगर एक्वस अल्कोहलिक KCN डाल दें तो X की जगह CN आएगा। इस पे एक्वस अल्कोहलिक AgCN डाल दें तो NC आएगा। यहाँ लिंकेज कार्बन के साथ थी R की, यहाँ पे R ग्रुप की लिंकेज नाइट्रोजन के साथ है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से मैकेनिज्म के साथ, आप नोट कर लीजिएगा अपने पास कि आपको मुझसे मैकेनिज्म पूछना है इन दोनों का, ठीक है। अभी आप प्रोडक्ट्स याद कर लो कि इसमें RCN बनेगा, इसमें RNC बनेगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर RX पे डाल दें हम लोग एक्वस अल्कोहलिक AgNO2 तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, RNO2, लिंकेज R की N से होगी। और इस पर डालते हैं अगर हम लोग एक्वस अल्कोहलिक KNO2 तो मेजर प्रोडक्ट बनता हमारा RONO, लिंकेज होती O के साथ। ये थोड़ा ऐसा होता है दिखने में, O से N, डबल बॉन्ड O, RONO, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चारों रिएक्शंस, ठीक है, ये वाली भी मैकेनिज्म के साथ। बट फिलहाल आपको इन चारों को याद कर लेना है कि KCN होगा तो क्या बनेगा, AgCN होगा तो क्या बनेगा, AgNO2 होगा तो क्या बनेगा, KNO2 होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पर हम लोग डाल दें ये रिएजेंट RC ट्रिपल बॉन्ड C Na, तो जहाँ X था और जहाँ Na था वो निकल जाएंगे और वो दोनों चीज़ें आपस में जॉइंट हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इस पर डाल दें NaI बाई एसीटोन, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, तो RC क्या रहेगा, RI। ये हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि इस पर डाल दें AgF तो स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी, X की जगह क्या रहेगा, F, ठीक है बच्चों। ऐसे इस पर क्या डालते हैं हम लोग, सोडियम एल्कोक्साइड RO माइनस Na+, सोडियम है और एल्कोक्सी ग्रुप है ये, एल्कोक्सी, एल्केन का ऑक्सीजन लग गया तो कहलाएगा एल्कोक्सी। तो इसमें क्या होगा, X हट के क्या रहेगा, OR, ठीक है। ये रिएक्शन कहलाती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद कर लो कि RX पे R-ONA डालने से ROR- बन जाता है, जो कि क्या होता है, इथर, ठीक है बच्चों। तो आप ये बात ध्यान रखना, इसे बोलते हैं साइनाइड, इसे बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है मैंने, साइनाइड एंड नाइट्राइड पोजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स एंड आर कॉल्ड एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इन दोनों में क्या है, यहाँ पे कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, ये O के थ्रू भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है। तो इन दोनों में ही दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, इसलिए कहलाते हैं एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो बच्चों ये पेज जो था ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कन्वर्जन्स पढ़ेंगे तो ये बहुत काम में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो बात करते हैं अगली टॉपिक की। यहाँ हम लोगों को मैकेनिज्म पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये 3 टाइप के होते हैं, SN1, SN2 और SNI। फिलहाल के लिए आप अभी 2 ही पढ़ो, SN1 और SN2। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हमारी होती हैं एल्केन्स में वो 2 प्रकार की होती हैं, SN1, SN2। SN1 में ये 1 जो है ये बता रहा है कि रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो हमारी रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। और यहाँ 2 बता रहा है हम लोगों को बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर मतलब जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वहाँ 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली बच्चों हम अब समझ रहे हैं हैलो एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशंस के जो मैकेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये मैकेनिज्म 2 प्रकार के हैं, SN1 और SN2। SN1 की बात करते हैं। SN1 की बात की जाए तो S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन होगा न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से और यूनिमोलिकुलर होगा, मतलब स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हैलो एल्केन है, पहले हैलोजन लीव कर जाए, पहले हैलोजन अगर इलेक्ट्रॉन लेके चल जाए तो बनेगा R+ और X-, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज से चार्ज स्पीशीज बनी है। तो स्टेबल से क्या हुआ है, अनस्टेबल, तो स्टेप कैसा होगा, स्लो।
और स्लो स्टेप में ध्यान से देखो आप, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए कैसा हो गया, यही क्या हो गया हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये रिएक्शन कैसे हो गई हमारी यूनिमोलिकुलर, ठीक है। और फिर आर प्लस जो बना हमारा कार्बोकैटायन, उस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और क्या बनेगा, RNU। तो अगर पहले लिविंग ग्रुप लीव करे, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो मैकेनिज्म कहलाता है SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो अभी हमने डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो ये बात आपको कुछ खास समझ में आएगी नहीं, बट फिर भी आप हल्का फुल्का इतनी बात समझ लीजिए, ये है लिविंग ग्रुप, ठीक है, जो हमारा हैलोजन था। तो इतनी सी बात समझ लीजिए आप कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा जो कि प्लेनर होगा, ऑब्वियस सी बात है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस पे न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और उस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो अगर एक साइड से अटैक करेगा तो कंपाउंड अलग बनेगा, दूसरे साइड से अटैक करेगा तो कंपाउंड अलग बनेगा। ये दोनों कंपाउंड कहलाते हैं रेसिव मिक्सचर, क्योंकि ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स होते हैं जनरली। इनके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू क्या होती है, अलग। अब ये एनेंटियोमर क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट था हिस्ट्री केमिस्ट्री वाला, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, जब हम लोग हिस्ट्री केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों SN1 में होता क्या है, आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, बाद में अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है। क्योंकि लीव करते समय स्टेबल रिएक्शन हमारा अनस्टेबल हुआ है, इसलिए वो स्लो स्टेप है, और क्योंकि उसमें एक ही रिएक्शन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की काइनेटिक्स की बात की जाए तो ये भी आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है, वो 12th का चैप्टर है, हम पढ़ लेंगे। बट फिर भी आप अभी काम चलाओ, बस हल्के फुल्के से आपको बातें ध्यान है, उतनी बात समझिए आप कि पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, है ना, R+ बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और RNU बन जाएगा। ये स्टेप स्लो होगा, ये स्टेप फास्ट होगा। चलिए, ये बात हम सीख चुके थे पहले ही, है ना। तो स्लो स्टेप से हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेट का एक्सप्रेशन लिखना हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में सीखा ही था, है ना बच्चों। तो स्लो स्टेप से हम रेट के लिखेंगे K टाइम्स रेट कांस्टेंट टाइम्स रिएक्टेंट हमारा, उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अगर क्योंकि इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल पहले हमारा हैलोजन हट रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल आके लग रहा है, तो इसका अगर हम लोग रेट प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। ये जितने पीक्स हैं, जितने स्टेप पे रिएक्शन होती है उतने पीक आते हैं। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे 2 पीक आई हैं, तो रिएक्शन हो गई 2 स्टेप में हुई है। और क्योंकि पहले स्टेप स्लो था, जो स्टेप स्लो होगा उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले स्टेप में ये हाइट इतनी है, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और दूसरे स्टेप के लिए ये हाइट इतनी है, ठीक। तो पहले स्टेप क्योंकि स्लो है, तो पहले स्टेप के लिए हाइट ज़्यादा होगी, दूसरे स्टेप के लिए हाइट कम होगी। बात समझ रहे हो आप। तो ये जो ग्राफ है ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक। आप लोग शायद तीसरी बात समझो बस कि काइनेटिक्स में इसका पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है, ठीक है। ये प्रोफाइल रेट प्रोफाइल डायग्राम बनाना हम लोग काइनेटिक्स पढ़ने के बाद सीख लेंगे आराम से, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ कुछ अगर खास बातें की जाएँ SN1 रिएक्शन के बारे में, तो पहली बात, रिएक्टिविटी जो है अल्काइल हैलाइड्स की टर्शरी के लिए ज़्यादा है, सेकेंडरी के लिए कम, प्राइमरी के लिए कम, मिथाइल के लिए उससे भी कम। क्यों? क्योंकि टर्शरी जो टर्शरी केस में अगर हैलाइड टर्शरी था तो जो कार्बोकैटायन बनेगा काफ़ी स्टेबल बनेगा। तो जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल है उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी फास्ट, क्योंकि रिलेटेड में स्टेप कौन सा, ये वाला। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्शन उतनी तेज़ी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। इसकी बात करें तो RI के लिए रेट ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू RBR, और RBR के लिए रेट आएगा एज कम्पेयर टू RCl। ऐसा क्यों? क्योंकि I नेगेटिव हमारा ज़्यादा स्टेबल है। अब आप समझो ना, यहाँ से X को लीव करना है, तो जो चीज़ लीव होने के बाद स्टेबल होगी, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लेके निकलने के बाद स्टेबल होगी, वो तेज़ी से निकलेगी। क्योंकि I का साइज बड़ा है, I पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, तो I नेगेटिव तेज़ी से निकलेगा एज कम्पेयर टू BR नेगेटिव, एज कम्पेयर टू CL नेगेटिव। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा आएगा। दूसरी बात, क्योंकि रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बोकैटायन को अगर हम स्टेबलाइज कर दें किसी तरीके से, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल। तो अगली बात कहती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें H पे डेल्टा प्लस होता है। अब H पे डेल्टा प्लस है तो पड़ोसी एटम पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, है ना। तो वो पड़ोसी एटम जिस पर डेल्टा माइनस है वो R+ से इंटरेक्ट करके R+ को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। बल्कि रिएक्शन को पानी में करें, अल्कोहल में करें, किसी भी ऐसे सॉल्वेंट में करें जहाँ पे H पे डेल्टा प्लस चार्ज है,
पोलर भी है वो प्रोटिक भी है। प्रोटिक मतलब H पे प्लस होना, डेल्टा प्लस होना, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो H का पड़ोसी एटम है उस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा और वो डेल्टा माइनस चार्ज हमारे R प्लस को स्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एसिमिलेशन को फेवर करते हैं, ठीक है। अगली बात, क्योंकि आप ध्यान दो रेडियोडायनेमिक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो आया नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अगले स्टेप में इन्वॉल्व है ना। तो न्यूक्लियोफाइल आप कोई सा भी लो, एसिमिलेशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं है, तो उसका कोई रोल भी नहीं है स्लो स्टेप में, है ना बच्चों। और लास्ट बात, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हमने ये बात सीखी थी कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है और अगर वो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है अगर वो अपने पड़ोसी पे आ जाए और वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उससे ज़्यादा स्टेबल वो अपने पड़ोसी पे हो तो पड़ोसी अपना कोई ग्रुप नेगेटिव बना के उस कार्बन पे भेज देगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव है और पड़ोसी खुद की ओर रहेगा पॉजिटिव। इसे हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। ये हमने 11वीं क्लास में सीखा था, है ना बच्चों। तो अगर ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एसिमिलेशन के दौरान कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो हम लोगों को SN1 मैकेनिज्म समझ में आ गया। खास बात आपको जो यहाँ याद रखनी है वो यही है कि पहले हैलोजन लीव होगा, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। पहला स्टेप स्लो होने की वजह से रेट के एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर लेंगे तो SN1 को फेवर करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट्स, ऐसी हैलाइड जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, जैसे टर्शरी, जैसे बेंजाइलिक, जैसे एलाइलिक, तो उन केसेस में SN1 का रिएक्शंस का रेट बहुत ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू वहाँ जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ना बन रहा हो, जैसे सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रेडियोडायनेमिक स्टेप में इन्वॉल्व है नहीं, तो इसलिए उसके होने ना उसकी क्वालिटी से कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है, ठीक। और यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं SN2 की। SN2 में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से ही और बायोमोलिकुलराइजेशन होगी। बेसिकली SN1 में 2 स्टेप थे, पहले हटना बाद में लगना। SN2 में क्या है, एक ही स्टेप है। SN1 में नाम 1 है बट स्टेप 2 हैं। SN2 में नाम 2 हैं, नाम में 2 है बट स्टेप एक ही है। तो इसमें क्या होगा, एक ही स्टेप में X हट के क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो बट इसमें होगा क्या, होगा तो एक ही स्टेप में बट धीरे धीरे होगा। कैसे, X धीरे धीरे दूर जाना शुरू करेगा, न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे पास आना शुरू होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट ये दो टर्म होती हैं। इंटरमीडिएट तो वो चीज़ होती है जो प्रॉपरली रिएक्शन के दौरान बनती है, जो बनती ही है, जो स्पीशीज बनती है वो कहलाती है इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनने से पहले या किसी भी रिएक्शन के दौरान जो बीच की घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारी ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ रहे हो आप। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारा हैलोजन लीव हो जाएगा। बट ये स्टेप कैसे होंगे, धीरे धीरे, ठीक है। कैसे, X लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, X दूर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा है, X और दूर गया, न्यूक्लियोफाइल और पास आ गया, ये रिएक्शन ऐसे होगी, ठीक है। तो अगर इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो क्योंकि हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कुछ खास पढ़ी नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी कोशिश करते हैं। इसमें होगा ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा और इसमें इन्वर्जन हो जाएगा। देखो ना आप, जो चीज़ लीव कर रही है वो राइट में है और जो चीज़ आके लग रही है वो लेफ्ट में है, तो राइट के बदले लेफ्ट हो गया, तो राइट का लेफ्ट तो इन्वर्जन ही कहलाएगा ना, ठीक है। एक्चुअल में ये इन्वर्जन क्यों कहलाया है ये हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे। फिलहाल इतनी बात हमारे लिए अभी के लिए काफ़ी है। और क्योंकि इसमें एक ही स्टेप इन्वॉल्व है तो वही क्या होगा, हमारा रीडिटरमाइनिंग स्टेप। और उस स्टेप में ये भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और ये भी एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जब आप रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें आपको दोनों की ही कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सिंगल स्टेप इन्वॉल्व रिएक्शन है इसलिए एक ही पीक आएगी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके लग गया और यहाँ ये क्या है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो ट्रांजिशन दिखने में कैसी होगी तो मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा
लीविंग ग्रुप लीव होगा और ये दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में होंगी, ठीक है। वो हट रहा होगा, वो आके लग रहा होगा, ठीक है। और रिएक्टिविटी की बात करें तो इस केस में क्योंकि कार्बन पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइम पे, वैसे तो देखिए 4 चीज़ें लगी हुई थी कार्बन के ऊपर, बट अब एक चीज़ हट रही है और एक चीज़ आके लग रही है, तो आप कह सकते हैं कि इन रिएक्शंस के दौरान SN2 के दौरान कार्बन को 5 चीज़ सराउंड कर लेती हैं, और 5 चीज़ों का कार्बन को सराउंड करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे केसेस में ये बची जो 3 चीज़ें थी, ये तो हट रहा है ना, ये वाला, ये आके लग रहा है, तो ये जो बची हुई 3 चीज़ें हैं, ये जितनी छोटी होंगी उतने तो आसान है 5 चीज़ों को सराउंड कर पाना। तो SN2 रिएक्शंस में हमारी एल्काइल हैलाइड जितनी कम हिंडर्ड होगी स्टेरिकली, वहाँ भीड़ भड़का जितनी कम होगी, रेट उतना ही ज़्यादा आएगा। मतलब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को हटा के जो बाकी 3 चीज़ें हैं वो जितनी छोटी होंगी, हाइड्रोजन होंगी या मिथाइल होगा, जितना छोटा हो सकता है, प्रेफरेबली तो हाइड्रोजन रखेंगे हम लोग उसको, है ना, तो उतनी ज़्यादा हमारा क्या आएगा, रेट। इसलिए मिथाइल के केस में रेट सबसे ज़्यादा है। फिर प्राइमरी, कोई प्राइमरी में एक ही ग्रुप होगा साइड में, सेकेंडरी में 2 ग्रुप होंगे, टर्शियरी में 3 ग्रुप होंगे। तो ये क्या आएगा हमारा SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलाइड्स का, ठीक है। और क्योंकि लीविंग ग्रुप की तो बात नहीं की गई है, लीविंग ग्रुप तो अच्छा होगा, उतनी तेज़ी से रिएक्शन होगी, तो इसलिए यहाँ भी RI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है RBr से, RBr की ज़्यादा है RCl से, जिसके RS से ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, पाथवे SN1 हो या SN2 हो, आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी हमेशा ब्रोमाइड से ज़्यादा है, ब्रोमाइड की क्लोराइड से, क्लोराइड की क्लोराइड से। क्यों? क्योंकि आयोडाइड अच्छा लिविंग ग्रुप है और दोनों ही केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो लिविंग ग्रुप इन्वॉल्व है ही, तो इसलिए आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी हमेशा ब्रोमाइड्स और क्लोराइड से ज़्यादा आएगी, ठीक है बच्चों। ओके, अगली बात, क्योंकि यहाँ रेट के एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, तो न्यूक्लियोफाइल चेंज करने से यहाँ रेट पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक, जैसे हमारा आयोडाइड्स के लिए रेट ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू क्लोराइड। ऐसे ही हमने सीखा था 11 में, S नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है O नेगेटिव से, तो S नेगेटिव लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर अच्छा आएगा, ठीक है, रेट ज़्यादा आएगा। हमने सीखी थी ना ये बात, लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटता है और टॉप टू बॉटम आने में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है। एक बात यहाँ मैं लिखना भूल गया, एक बात यहाँ पे और हमने लिखी है, यहाँ पे रेट बढ़ेगा और सॉल्वेंट कैसा होगा हमारा, पोलर एप्रोटिक, ठीक। इससे क्या मतलब है, देखिए सॉल्वेंट तो हमें पोलर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो RX सॉल्युबल नहीं होगा, कंपाउंड पोलर है, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो सॉल्वेंट तो हमें पोलर ही लेना पड़ेगा। अब प्रोटिक सॉल्वेंट है तो H का प्लस है, तो उसके पड़ोसी पे माइनस है, तो वो माइनस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा, तो वो SN1 फेवर करेगा। और अगर सॉल्वेंट पोलर है बट प्रोटिक नहीं है, मतलब डेल्टा प्लस नहीं है, तो डेल्टा माइनस भी नहीं होगा खास, है ना, H पे डेल्टा प्लस नहीं है तो पड़ोसी डेल्टा माइनस भी नहीं होगा, तो वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन फेवर नहीं करेगा। अब कार्बोकैटायन का फिर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो SN1 नहीं होगी, SN1 नहीं होगी तो क्या होगी, SN2 होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाए तो SN2 रिएक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस रिएक्शन में हमने बहुत सारी काम की बातें सीखी हैं, आपको अच्छे से इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है। ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमने 3 बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे हैं। ये SN1 और SN2 पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाँ थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स इन्वॉल्व हुई थी, उसकी आप टेंशन मत लेना, वो हम पढ़ने के बाद अच्छे से समझ लेंगे इन बातों को दोबारा, ठीक है। हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स पे न्यूक्लियोफिलिक प्रिपरेशन पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने एक ये जो पेज देखा था ना, ये वाला पेज जहाँ पर हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक प्रिपरेशन पढ़ा था, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ठीक है।